चलिए नाउ स्टार्ट टू प्रूव दिस दिस एंड दिस। चलिए इसको थोड़ा सा हटा देते हैं ना। अब जरा फिगर बना करके समझदारी से इसमें काम करेंगे हम लोग अच्छे से और पूरी चीज़ों को समझेंगे। आर वेक्टर पहले बनाएंगे, फिर उसकी बातों को समझेंगे, फिर उसको ध्यान से जरा समझना है ना, कहीं कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयत्न करा जाए। समझ गए? हाँ, देखिए ध्यान से हम पहले फिगर को क्लियर करते हैं। ध्यान से समझने का प्रयास करिए, समझ में आएंगे। ये ऐसे करके हमने एक एक्सिस बना ली, एक एक्सिस ये देखो जा रही है हमारी, ठीक है, एक एक्सिस ये जा रही है ऊपर सीधे, ऐसे करके बनाइए। समझदारी से काम करिएगा तो समझ में आएगा, एक एक चीज को समझने का प्रयत्न करना है ना। हाँ, ये बनाया, थोड़ा इसको यहाँ ऊपर ऐसे करके पूरा दिखाई देने लायक बन जाए तो इसके पूरा ब्लॉक कर लेना ऐसे ही। ये 3 डायमेंशन बिल्कुल फिगर आपको दिखाई देने लगा। ये आपका रूम है, बिल्कुल ये रूम मान लीजिए, ये कोना है, ये कोना है, ये आपका कोना है, इसको हम लोग ओरिजिन बोल रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? ओरिजिन। ठीक, ये हमारा क्या है? दिस इज कॉल्ड ओरिजिन। कहीं कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी हो तो बताइएगा हमें, ठीक? हाँ, ध्यान से समझिए। ये कॉर्नर पॉइंट हो गया आपका। आप अपने कमरे को देखिए, ये कॉर्नर इधर, एक ये कॉर्नर हो गया, एक कॉर्नर ये हो गया, ये फिर ऐसे छत ऊपर पूरा एक एक डिजाइन आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, है ना। हाँ, अब जरा सुनिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो हम इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस, चलिए एक्स एक्सिस को लिखूं, अच्छा नहीं लगेगा। एक्स एक्सिस इसको बोल दिया, वाई एक्सिस इसको बोल दिया और जेड एक्सिस इसको बोल दिया, ठीक। अब हमारे पास एक पॉइंट ये है, इस पॉइंट का नाम है P, जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, z, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x, y। देखिए भैया ध्यान से, अब इस पॉइंट तक पहुंचना है, वेक्टर भी बना रहे हैं, इसको ऐसे करके मिलाएंगे हम तिरछा करके, ऐसे ये देखो ऐसे मिला रहे हैं। देखने में आपको लगेगा कि 2D है, ये 2D जैसा नहीं है, ये ऐसे करके ऐसे उठा हुआ है इसका, इस चीज को ऐसे आप उभरा हुआ समझिए तो समझ में आएगी आपको बात। अब हमको OP वेक्टर की बात करनी है। OP वेक्टर, OP वेक्टर, OP वेक्टर को हम नाम दे दे रहे हैं R वेक्टर। R वेक्टर का मतलब OP वेक्टर, इसका नाम क्या दे रहे हैं? R वेक्टर। OP वेक्टर कैसे बनेगा? OP वेक्टर कैसे बनेगा? OP क्या पोजीशन वेक्टर वो लगा ना, तो पोजीशन वेक्टर हुआ तो कैसे लिखेंगे? xi प्लस yj प्लस zk। इतने तो कोई समस्या नहीं है सर, इतने कोई समस्या हुई? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं हुई समस्या, कतई समस्या नहीं। अब जरा एक चीज को समझने का प्रयत्न करिए, बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा, तभी बातें समझ में आएंगी। ये जो हमारा ये वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा है, हमने कहा सर बना रहा है, वो एंगल का नाम हमने दे दिया अल्फा। उस एंगल का नाम हमने क्या दे दिया? अल्फा। थोड़ा सा टेक्निकली क्लियर करने का प्रयास करिए कि आपको समझ में आनी चाहिए एक एक चीज। इस तरह से कॉर्नर है आपका, ये कोना, इस कोने से इस कोने पे ऐसे ऐसे करके यह वेक्टर ऐसे खींचा जा रहा है, ये करके, तो ये वेक्टर ऐसे जा रहा है, इस तरह से कोने से इस तरह से ऐसे जा रहा है। समझने की कोशिश करिए, थोड़ा सा दिमाग से काम करिए, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। ये आपका कॉर्नर हो गया, इधर इधर भी मान लीजिए, इधर भी ऐसे वॉल है, इधर भी वॉल है पूरा, तो ये वेक्टर आपका ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक की बात हो गई। तो ये देखिए एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, और ये देखो जेड एक्सिस। ध्यान से समझिए, यहाँ पे ऐसे ऐसे कमरा अगर पूरा किया जाए, इधर भी ऐसे खड़ा कर दिया जाए, तो ये कमरा हुआ ना ऐसे, अपने कमरे को मतलब दिमाग में लाइए, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ये जेड एक्सिस हो गई, तो वेक्टर ये कैसे बना? ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, तो वही हमने लिखा है xi प्लस yj प्लस zk। ध्यान से देखिए, तो एक्स एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस चल रहा है? एक्स एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस चल रहा है? x, है ना। हाँ, उसी चीज को क्लियर करना, एक एक चीज को जरा समझने का प्रयास करिएगा थोड़ा सा, नहीं तो दिक्कत आएगी, है ना। हाँ, तो जरा ध्यान से देखिए, एंगल POX, इसको हमने क्या नाम दिया? अल्फा। यहाँ लिख दीजिए ऊपर कहीं एंगल, अरे यार मार्कर भी नहीं चलते हैं, एंगल POX इज इक्वल टू अल्फा। देख लीजिए, एंगल POX इज इक्वल टू अल्फा, एंगल POY, P ये है, O ये है, Y, एंगल POY इज बीटा, और एंगल POZ इज गामा। देख लीजिए ध्यान से, फिगर में देख लीजिए, कहीं कोई डिस्टर्बेंस हो तो आप हमें बता दीजिए, है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हाँ,
बोलो सही है भैया? बिल्कुल सही सर। अब जरा एक बात बताओ बेटा, आपको फिगर को देख करके आप समझते हुए बात करिएगा, ध्यान से देखिए। जैसे ये मान लीजिए ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, हमने बीच में ये वेक्टर ऐसे बना दिया, ऐसे करके तिरछा करके ऐसे बना दिया, कुछ भी बना है इस तरह से। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि हमारा जो पी वेक्टर होगा ये क्या होता है, ये किसी ना किसी के साथ कुछ एंगल बना, जैसे मान लीजिए ऐसे बनाएंगे, ऐसे ऐसे करके तिरछा करके ये लगाया और ये ऐसे लगा दिया, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे तिरछा जा रहा है। तो ध्यान से देखो इनके इसके और इसके बीच में एंगल क्या बनेगा, उस चीज को जरा क्लियर करना है। अब जरा क्वेश्चन एंगल सुनिएगा, एंगल पी एस ओ, पी एंगल पी, ये पी हो गया, एस का नाम दे देते हैं, सब 90 होंगे, एंगल पी एस ओ 90 एंगल। ध्यान से देखिए पी एस ओ, ये हमने एस पॉइंट इसको दे दिया, पी एस ओ, पी एस ओ, पी एस ओ ने पी ओ एस होना चाहिए, पी एस ओ, पी एस ओ। ध्यान से देखो पी एस ओ एंगल, जो ये पी एस ओ एंगल होगा वो कितना बनाना चाहिए, 90। या ऐसे समझिए यहाँ पे इस तरह से, ये जैसे आपका एंगल हो गया ऊपर, है ना, तो इसके बीच में जो एंगल, इसको छोड़िए आप 90 के चक्कर में ना पड़िए, हम यहाँ पे सीधे सीधे बात करें। तो ये देखिए ध्यान से, अगर हम इस पॉइंट पे आए, इस पॉइंट पे आए तो एक ट्राइंगल आपको दिखाई देगा जमीन पे। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। एक्स एक्सिस पे चले, ये पॉइंट ऐसे मिला, ऐसे ये हमारा आर वेक्टर है, एक्स एक्सिस पे कुछ डिस्टेंस चले, अल्फा एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है, ये अल्फा एंगल बना रहा है। तो हमने परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप कर दीजिए, ऐसे इस पे ऐसे करके तिरछा करके ऐसे जाएगा, तो एक ट्राइंगल आपको तिरछा दिखाई देगा, तिरछा ट्राइंगल ऐसे करके ऐसे ऐसे स्लैंटिंग करके दिखाई देगा। भाई ये लाइन, ये आपका कौन वेक्टर हो गया, ओपी वेक्टर हो गया। इस पी पॉइंट से हमने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, एक्स एक्सिस पे, किस पे ड्रॉप कर दिया, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। कहीं ना कहीं गिरेगा जाके, पक्का गिरेगा। उसी पॉइंट को आप नाम कुछ दे दो, एस आर, जो भी नाम देना दे दीजिए। वहां 90 बनाएगा कि नहीं बनाएगा? भाई अगर इस पॉइंट से हम अपनी एक्स एक्सिस पे ऐसे करके लाइन ऐसे नीचे ले जाएं, तो ये लाइन परपेंडिकुलर होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी सर। और ये एंगल कितना, अल्फा। तो वो जो परपेंडिकुलर ऐसे गिरा ऐसे करके एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस है। अब यहाँ थोड़ा वीडियो की वजह से हम आपको दिखाने का, कि क्लास में अगर होते तो आपको दिखाई देता, बातें समझ में आती। जैसा हम कह रहे हैं उसको समझने का प्रयास करिए, थोड़ा सा उसको समझने का प्रयास करिए कि जैसे आपने ये ऐसे करके स्टिक रख रखी है, ये पॉइंट P हो गया, इस P पॉइंट से आप क्या करिए, एक्स एक्सिस पे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, नीचे गिरेगा जाके। वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, ऐसे नीचे गिरेगा जाके। ऐसे जेड एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, पक्का गिरेगा, पक्का गिरेगा ना। अब जरा समझना ध्यान से, जब मान लीजिए ऐसे गिरा, तो ये एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर, अलग समझना ध्यान से। ये हम मान लेते हैं ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारा कौन वेक्टर है। तो ये एक्स एक्सिस से जब हम इस पे एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ऐसे गिरेगा कि ये ऐसे तिरछा करके ये ट्रायंगल ऐसे बन रहा होगा। ये एंगल अल्फा है, ये डिस्टेंस x है और ये इसका नाम r वेक्टर है, इसका मॉडुलस r है। कितना है? r मॉडुलस है। कितना मॉडुलस है? मॉड ऑफ r या r लिखते हैं सिंपली। एक बात बताओ जरा, cos अल्फा को हम लोग, cos अल्फा का मतलब क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस x अपॉन r नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसे ही cos बीटा को हम लोग, cos बीटा को क्या लिख सकते हैं, y अपॉन r लिख सकते हैं। ऐसे cos गामा को क्या लिख सकते हैं, z अपॉन r लिख सकते हैं। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, है ना, पक्का? ठीक है ना, कोई दिक्कत हो बताइए, इसको हटा दे रहे हैं। अब जरा समझिए ध्यान से, मतलब क्या किया आपने, इस P पॉइंट से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिएगा। हमारे पास ये x एक्सिस है, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करिएगा, उस पॉइंट का नाम कुछ दे देना और उसके हिसाब से ट्रायंगल बन जाएगा। उस ट्रायंगल के हिसाब से cos अल्फा, ये सीधे लिख देना, cos अल्फा ये आ गया, cos बीटा ये आ गया, cos गामा ये आ गया। अब जरा एक बात बताइए, r वेक्टर ये है, इसका मॉड ऑफ r जिसको बोलेंगे वो कितना कहलाएगा, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इस लाइन का मीनिंग तो ये निकलेगा, निकल आएगा। इसी को हम ऐसे लिख देते, मॉड लगा के लिख देते ताकि आप कहीं कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है, मॉड लगा हुआ है। cos अल्फा मतलब x अपॉन मॉड ऑफ r, cos बीटा ये अपॉन r, cos का मतलब ये अपॉन r। अब जरा एक काम करिए, स्क्वायर करके ऐड कर दिए, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, इन दोनों को स्क्वायर, तीनों को स्क्वायर करके ऐड करिए। तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ r स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ r स्क्वायर
प्लस जेड स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ आर स्क्वायर। क्लियर है? दोनों तीनों कैल्सियम सॉरी मॉड ऑफ आर स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। ऊपर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मॉड का मतलब होता है अंडर रूट, और मॉड ऑफ स्क्वायर लगा तो अंडर रूट हट के लगेगा। क्या वैल्यू आएगी ऊपर? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कट जाएगा ना, वैल्यू कितनी दे देगा? 1। यानी क्या प्रूफ हो गया? हेंस cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। इसी को थोड़ा ध्यान दीजिए। cos अल्फा को हमने कल पढ़ा था, मतलब पिछले वीडियो में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? cos अल्फा को हम लोग L बोलते हैं, तो इसको मैं L नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो L स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एक ये भी फॉर्मूला प्रूफ हो गया। अगर आपको ये प्रूफ करने का है तो भी आपको ये करना हो जाएगा। इसके बाद मैं थर्ड पार्ट कहा था। थर्ड पार्ट के लिए जरा देखिए ध्यान से। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 के। एक 1 से एक 1 कट जाएगा, बाकी तीनों निगेटिव टर्म उधर भेज दीजिए। तो 1 और 1 2 हो गया। इधर क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, और सीधा कर देंगे इसको। इसको क्या कर देंगे? ठीक ठाक तरीके से लिख देंगे। क्या लिख जाएगा यहाँ पे? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। हमने यही आपसे 3 बातें कही थी। 3 चीज़ों को प्रूव करना कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। कहीं कोई समस्या आता विषय आपको बस ये समझना था। इस तरह से ट्रायंगल इस 2D में समझने का प्रयास करें, जल्दी समझ में आ जाएगा। 2D के हिसाब से पहले समझा देते हैं आपको 2D से। 3D में थोड़ा दिक्कत होती है। ये मान लीजिए एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर एक पॉइंट T है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स कामा वाई है। इसका मतलब जब इससे इसे पर एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये डिस्टेंस x कहलाएगी, ये डिस्टेंस y कहलाएगी। कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? बिल्कुल कहलाएगी सर। हमने मान लिया एक्स एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है? अल्फा। और ये ओपी वेक्टर है। ओपी वेक्टर को हम लोग आर वेक्टर नाम दिए थे, जिसका मॉड कितना है? इसको मॉड ऑफ आर बोलेंगे। इसकी लेंथ को ओपी की लेंथ को क्या बोलेंगे? मॉड ऑफ आर। तो अब जब ये ट्रायंगल लोगे और ये एंगल अल्फा है, बेस अपन हाइपोटेन्यूज लगाओगे, नहीं लिखा जाएगा ऐसे। अगर ये देखो ये कितना, ये एंगल बीटा है, ये बीटा तो ऑटोमेटिकली बीटा हो जाएगा सर। और जब इस ट्रायंगल को लोगे तो ये क्या काम करेगा? ये बेस का काम करेगा कि नहीं करेगा? बेस अपन हाइपोटेन्यूज फिर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 2D में समझ में आएगा तो 3D सिमिलरिटी लिख लेना, काम खत्म हो जाएगा आपका। आया समझ में कि नहीं? नोट इट। इसको डेरिवेशन याद रखिए। डायरेक्शन कोसाइन की बात कर ली हमने, यानी cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा को क्या की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। l क्या है? l cos अल्फा है। m क्या है? cos बीटा है। n क्या है? cos गामा है। l को मतलब हम क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइन ऑफ x एक्सिस, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ y एक्सिस m को, और डायरेक्शन कोसाइन ऑफ z एक्सिस बोला जाता है। इज इट कंफर्म? कंफर्म हो गया? चलिए आगे की तरफ बढ़ने का प्रयास। अब सुनना जरा ध्यान से, एकदम बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। हमने अभी थोड़ी देर पहले अब डायरेक्शन रेशियो की बात को समझने जा रहे हैं। तो हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया cos अल्फा का मतलब क्या होता है? L अपान सॉरी R। cos अल्फा का मतलब होता है x अपान R, और इसी cos अल्फा को हम लोग L भी बोलते हैं। तो L इक्वल टू कितना हो गया? x अपान R। इससे x की वैल्यू क्या निकली? LR निकली। ऐसे ही cos बीटा का मतलब क्या होता है? y अपान R। दिस इंप्लाइज cos बीटा बोलते हैं m y अपान R। इससे क्या मतलब निकलेगा? y इक्वल टू mr और z इक्वल टू nr। निकला कि नहीं निकला? तो देख रहे हैं क्या निकल रहा है? x y z की जो वैल्यू आ रही है, इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो x y z की जो वैल्यू है तो ये l m n के प्रोपोर्शनल है कि नहीं? l m n के प्रोपोर्शनल है। तो ध्यान से सुनिए, द नंबर LR MR एंड NR आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन। अब ध्यान से देखो, इस चीज को ऐसे नहीं लिखा जा सकता। इसको अगर हम ध्यान से ऐसे लिखें, x is proportional to L, y is the proportional to n, और z is हमने मतलब कांस्टेंट हटा करके प्रोपोर्शनल का निशान लगा दिया। ऐसे लिखा जा सकता है? नहीं लिखा है। उसी चीज को हम बोल रहे हैं, द नंबर, ये जो LR MR NR थे ये क्या हैं? these are the proportional, these are the proportion, they are proportional to the direction cosine। ये डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर एक बात बनाई। मैंने कहा कि जो LR कामा MR कामा NR है, LR कामा MR कामा NR, ये जो दिख रहे हैं LR MR और NR, LR MR एंड NR आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो। अंतर समझ लीजिएगा, ये रेशियो है, वो डायरेक्शन कोसाइन है। रेशियो की बात करेंगे तो LR MR NR की बात कर रहे हैं वो लोग। बहुत सिंपल बात है एकदम, बहुत अच्छे से आप समझिए, कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है। सिंपली जैसे हम आपको कोई वेक्टर देंगे 2i प्लस 3j प्लस 3k,
या 4k कुछ भी लिख लिया ये, ठीक है। तो इसका जो ये 2 लिखा है, 3 लिखा है, ये 4 लिखा है, ये सब क्या है, डायरेक्शन रेशियोज का काम करेंगे। इस तरह से निकालेंगे फिर दिखाएंगे हम आपको करके। तो डायरेक्शन रेशियो बहुत सिंपल बात है, डायरेक्शन कोसाइन भी आपको समझ में आ जाना चाहिए, है ना। तो डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन की भी बातें आएंगी तो समझ में धीरे धीरे आने लगेंगी आपको। आए सर, पहला क्वेश्चन उठाते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। तो आपको बातें क्या क्या समझ में आ गई? LR, MR और NR, LR, MR और NR ये हमारे क्या कहलाएंगे? दीज आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। आइए सर, पहला क्वेश्चन लिखा है इफ ए वेक्टर हैज डायरेक्शन एंगल, कौन सा एंगल? इफ ए वेक्टर हैज डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन एंगल समझाए थे, एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ, जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है ना, कोई वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ, जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वो हमारा डायरेक्शन एंगल कहलाता है। तो क्या बोला गया है? इफ ए वेक्टर हैज डायरेक्शन एंगल, कितने 90, 60 एंड 30 ये दिए गए, एंड 30 देन फाइंड DCS ऐसे लिखते तो डायरेक्शन कोसाइन का मतलब हो गया, DRS लिखते तो डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। मतलब समझने का शॉर्टकट, समझने का आदत बनाइएगा। तो देखो ध्यान से, ये कौन से एंगल है? डायरेक्शन, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा है। तो सबसे पहले क्या निकालना? L इसको क्या फॉर्मूला होता है? cos अल्फा cos 90 की वैल्यू 0, m cos बीटा की वैल्यू कितनी है? cos 60 की वैल्यू कितनी? 1/2, n इज इक्वल टू cos गामा cos 30 वैल्यू √3/2। चेक कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत हो बताइए। अब जरा ध्यान दो, L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की वैल्यू करो, देखो एक आ रहा होगा, L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, 1/4, 3/4, एलसीएम लिया 4/4, देखो एक वैल्यू आ रही है ना, चेक कर लो, सही आंसर। चेक कर लो, आपके डायरेक्शन कोसाइन जो निकले बिल्कुल सही है। अगर L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की वैल्यू 1 आ रही तो आपने जो निकाले दैट इज करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगर नहीं आता तो फिर इसका मतलब आपने कुछ गड़बड़ किया, आप समझ सकते हैं। कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ? अगला क्वेश्चन मतलब कभी ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो आपको कुछ एंगल दे देंगे, डायरेक्शन एंगल दे देंगे और पूछेंगे बताइए क्या इससे कोई वेक्टर पॉसिबल है? ऐसा भी हाँ पूछेंगे। देखो हम क्वेश्चन ला रहे हैं आपके लिए, कैन ए वेक्टर, अब क्वेश्चन देखिए, कैन ए वेक्टर हैव डायरेक्शन एंगल 45, 60 एंड 120, 45, 60 एंड 120। हमसे पूछ रहे हैं क्या ये डायरेक्शन एंगल हो सकते हैं? क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? क्या 45, 60, 120 किसी वेक्टर के डायरेक्शन एंगल हो सकते हैं? डायरेक्शन एंगल को बोलते हैं, ठीक है, डायरेक्शन एंगल हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, अरे चलिए जरा समझने का प्रयास करिएगा। तो हम इसको क्या ले लेते हैं? इसको अल्फा ले लेते हैं, इसको बीटा ले लेते हैं, इसको गामा ले लेते हैं और एक काम करते हैं, हम कैलकुलेशन करते हैं L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस m। पहले L निकालो, L कितना निकलेगा? L मतलब cos अल्फा, cos 45 की वैल्यू 1/2। फिर ऐसे m निकालो, cos बीटा की वैल्यू cos 60 मतलब कितना आएगा? 1/2। फिर cos गामा मतलब cos 120 की वैल्यू -1/2। अब जरा स्क्वायर करके देखिए, L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर की वैल्यू 1 आ रही है कि नहीं? अगर 1 आ रही है तो हाँ हो सकते हैं, अगर 1 नहीं आ रही तो नहीं हो सकते, बस बात खत्म हो जाएगी। चलिए सर, L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की वैल्यू निकालने चल पड़े, 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, फिर क्या लिखा है? फिर -1/2 का स्क्वायर। करिए कैलकुलेशन, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/4, एलसीएम बताओ कितना आया? 4। ऊपर कितना आया? 2 प्लस 1 प्लस 1, कितनी वैल्यू आई? 4/4। वैल्यू कितनी आ गई लास्ट में? फाइनली 1। L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? क्या लिखेंगे? सिंस L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर कितना? 1। हेंस क्या लिखेंगे? ए वेक्टर हैज
हैज डायरेक्शन एंगल 45 एंड 60 एंड 120 इज करेक्ट। मतलब एक वेक्टर के एंगल हो सकते हैं। ए वेक्टर कैन हैज डायरेक्शन एंगल 45 60 एंड 120। मतलब एक वेक्टर के ये डायरेक्शन एंगल, दिक एंगल हो सकते हैं। दिकोण जो भी बोलते हैं, हिंदी थोड़ी सी नहीं इसकी याद आ रही है ना, दिक कोण बोलेंगे या दिक कुछ करके बोलेंगे डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोण को अपना देख लीजिएगा हिंदी थोड़ा सा समझ में आ गया। मतलब आपको कभी ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन पूछने की क्या है, ये किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन एंगल हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू निकाल के देखनी है। अगर वैल्यू 1 आ जाती है तो हो सकते हैं, नहीं आती तो नमस्ते हो जाएगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ? अब आइए सर, अब क्या करेंगे? अब दूसरा टॉपिक सुनिए। दूसरे टॉपिक में क्या करेंगे, अगर आपको इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k, देन डायरेक्शन कोसाइंस आर। देखो ध्यान से, डायरेक्शन कोसाइन यानी एल को जिसको आप कॉस अल्फा बोलते हो। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो इस वेक्टर को अगर रिप्रेजेंट करें तो इसका एक्स एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस हम चले हैं, a1 डिस्टेंस चले हैं, और y एक्सिस पे a2 डिस्टेंस, z एक्सिस पे a3। तो अगर इसको 2D में अगर छोटा बात करें तो अगर हमारा कोई वेक्टर है ये, तो इसका x एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस आ रहा है a1, y एक्सिस पे कितनी आ रही है a2। ये एंगल अगर अल्फा है और इसका मॉड कुछ निकलेगा, मॉड आप निकाल ही लेंगे। मॉड कैसे निकालेंगे, स्क्वायर अंडर रूट ये आएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। भाई पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे साइड नहीं निकलेगी, तो वही काम यहाँ समझना है। तो डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला सुनिए, एल इक्वल टू कॉस अल्फा, आई के कोफिशिएंट यानी a1 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। आपको ये सर कैसे, ये भी पढ़ाया हमने थोड़ी देर पहले, आपको बताया है। एक्स एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस चले, हमने भी बताया था एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस चले वो x है, अपॉन उस वेक्टर का मॉड x अपॉन, हमने cos अल्फा इसको पढ़ाया था x अपॉन मॉड ऑफ r। पढ़ाया कि नहीं, लिखा है कि नहीं लिखा है? तो देखिए इस वेक्टर में x क्या थी, x एक्सिस पे चली गई डिस्टेंस थी, x एक्सिस का क्या था, x एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस वेक्टर ट्रेवल कर रहा है वो वैल्यू थी। तो ये यहाँ पे a1 कर रहा है, तो a1 अपॉन मॉड मतलब इस वेक्टर का मॉड निकालिए। वहाँ पे r नाम दिए थे या a नाम दिए, चलो r करना चाहिए तो r कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। ऐसे कॉस बीटा का क्या फॉर्मूला बनेगा, a2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। और ऐसे n इक्वल टू कॉस गामा का क्या फॉर्मूला बनेगा, a3 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। ऐसे यहाँ भी समझ सकते हैं। अब देखो अगर इन तीनों का स्क्वायर करके जोड़ोगे, देखो 1 अभी भी आएगा। वैसे ही प्रोसेस है, वही चीज़ें बताई जा रही हैं। तो आई सर, अगर इसका अगर आपको वेक्टर ऐसे दिया जाता है IJK के फॉर्मेट में, अगर आपको कोई सवाल में वेक्टर IJK के फॉर्मेट में देते हैं, वेक्टर क्वांटिटी देते हैं, अल्फा एंगल, बीटा एंगल, गामा एंगल नहीं देते, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के फॉर्मूले आपके सामने लिखते हैं। L इक्वल टू a1 अपॉन यानी i के कोसेंट का स्क्वायर, मतलब i का कोसेंट अपॉन अंडर रूट i के कोसेंट का स्क्वायर, j के कोसेंट का स्क्वायर और k के कोसेंट का स्क्वायर, एंड ऐसे करते चले जाइए। अब जैसे इस पे एक एग्जांपल देखें, क्वेश्चन का फाइंड द DCS मतलब डायरेक्शन कोसाइन ऑफ 2i प्लस 2j प्लस 2k। 2i प्लस 2j प्लस 2k का डायरेक्शन कोसाइन पूछ दिया गया। ये बदल देते हैं, ज़्यादा 2 ना लिखते हैं ना, अच्छा नहीं लग रहा होगा। i प्लस j प्लस 2k कर देते हैं, i प्लस j माइनस 2k करें, इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालिए। इसका क्या निकालिए, डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन मतलब L इज इक्वल टू जिसको हम लोग कॉस अल्फा बोलते हैं, क्या लिखेंगे, i के कोसेंट का अपॉन अंडर रूट i के कोसेंट का स्क्वायर, j के कोसेंट का स्क्वायर और k के कोसेंट का स्क्वायर। कैलकुलेशन कर दीजिए, 1/√6 आ जाएगा। चेक करिए, 1 अपॉन अंडर रूट 6 आ जाएगा। ऐसे m इक्वल टू कॉस बीटा मतलब j के कोसेंट का कोफिशिएंट अपॉन अंडर रूट i के कोसेंट का स्क्वायर, j के कोसेंट का स्क्वायर, मतलब मॉडुलस निकाल देते हो, कुछ नहीं करते, ये भी वैल्यू 1/6 आ जाएगा अंडर रूट। फिर n इक्वल टू कॉस बीटा कॉस गामा जिसको बोलेंगे, आपको दिख रहा है कितनी वैल्यू, -2 अपॉन अंडर रूट i के कोसेंट का स्क्वायर, j के कोसेंट का स्क्वायर, k के कोसेंट का स्क्वायर। कैलकुलेट करेंगे, 2/√6 आ जाएगा। अब जरा चेक करो क्या हमारे आंसर सही है। L स्क्वायर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, इसका स्क्वायर करके देखो एक आ रहा होगा, आ रहा है तो सही है, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है।
कहीं कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। फाइंड आउट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ समथिंग। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट वन। अब हमको एक वेक्टर दे दिया, वेक्टर देकर के आपसे क्या पूछेंगे, उसके डायरेक्शन रेशियोज पूछ रहे हैं। व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द वेक्टर, व्हाट आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ माइनस जे कैप। बस छोटा सा वेक्टर दिया, बिल्कुल मतलब दिमाग लगा दिया। तो पहले हम एक काम करते हैं, लेट करते हैं, लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0i माइनस जे प्लस 0k। पूरा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख दिया हमने अपने तरीके से, पूरी तरीके से इसको लिख दिया, पूरी तरीके से लिख दिया। तो सबसे पहले क्या पूछ रहे हैं, डायरेक्शन रेशियोज पूछ रहे हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालेंगे, आपको बताया था, जो आई का कोएफिशिएंट होता है, जे का कोएफिशिएंट होता है, के का, यही हमारे डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए वेक्टर आर 0, -1, 0। चेक करिए कहीं कोई दिक्कत हो बताइए। 0, -1, 0। अब इसके क्या पूछे जा रहे हैं, डायरेक्शन रेशियोज पूछे गए थे, आप निकाल दिए, कोई दिक्कत। अगर इसी में कहते डायरेक्शन कोसाइन निकालो, एंड आल्सो फाइंड, इसी में जोड़ दें, एंड आल्सो फाइंड डीसीएस, डायरेक्शन कोसाइन भी चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं सर। डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला आपके पास है, L इज इक्वल टू, इसको आप कॉस अल्फा बोलते हो, I का कोफिशिएंट अपॉन अंडर रूट, I के कोफिशिएंट का स्क्वायर, J के कोफिशिएंट का स्क्वायर, K के कोफिशिएंट का स्क्वायर। कैलकुलेशन करेंगे, वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। ऐसे m इज इक्वल टू कॉस बीटा, I का, J का कोफिशिएंट कितना, -1 अपॉन अंडर रूट 0 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। कैलकुलेट करो, ऊपर -1 आएगा, नीचे 1 आ जाएगा, टोटल वैल्यू -1 आ गई। ऐसे n की वैल्यू निकाल दो, कॉस गामा 0 अपॉन अंडर रूट, पूरा ऐसे 0 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, कैलकुलेशन कर दो, 0 आ जाएगा। स्क्वायर करके जोड़ो, देखो सबका LHS बराबर आ रहा होगा L स्क्वायर का। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको बनेंगे, मिलेंगे, करना है, डरना नहीं है, करना है और डरना नहीं है। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड आउट द डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट कैपिटल ए। हमारे पास एक पॉइंट है, फाइंड आउट द डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इज, उस दिया गया है, पोजीशन वेक्टर दे रहे हैं, ओपी वेक्टर दे रहे हैं आपको, पोजीशन वेक्टर नाम दे देते हैं आर, नाम दे देते, आर मतलब ओपी वेक्टर। क्या दिया गया आपको वेक्टर, पॉइंट में क्या है, पॉइंट हमको दिया 1, 2, पॉइंट हमको क्या दिया जा रहा है, P 1, 1, 2, क्या बनेगा वेक्टर, I कैप प्लस J कैप प्लस 2K कैप। ये वेक्टर बन गया, ये क्या बन गया आपका, ये वेक्टर बन गया। सबसे पहले इसमें क्या पूछा गया, फाइंड आउट द डायरेक्शन रेशियोज, इसके डायरेक्शन रेशियोज पूछे जा रहे हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या आएंगे, डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, 1, 1, 2, ये डायरेक्शन, ये पॉइंट ऐसे तो पॉइंट लिखा है, डायरेक्शन रेशियोज R 1, 1 एंड ब्रैकेट ना लगाना, ऐसे लिख देना, ब्रैकेट लगा दो तो दिक्कत कर जाएगी, वो पॉइंट पड़ा जाएगा ना, हाँ इस तरह से लिख दीजिए। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए भैया, है ना। आगे इसके बाद क्या पूछा, इसका डायरेक्शन कोसाइन पूछे जा रहे हैं। डायरेक्शन कोसाइन यानी L इज इक्वल टू कॉस अल्फा, I का कोएफिशिएंट अपॉन अंडर रूट, I के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, J के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, K के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, कैलकुलेशन 1 अपॉन अंडर रूट 6। ऐसे m इज इक्वल टू कॉस बीटा 1 अपॉन अंडर रूट 6, ऐसे कॉस गामा n इज इक्वल टू कॉस गामा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, J का कोएफिशिएंट अपॉन अंडर रूट, डायरेक्टली आ गया आंसर, खत्म। कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो बताइए, नहीं आया समझ में, कुछ तो पल्ले गिर रहा होगा, अभी भी नहीं गिरा, गिर रहा है। चलिए एक और दिखाते हैं, एक सवाल और लेट के चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, भीड़ तुम बड़ी चलो वाली स्थिति बनाओ। एक क्वेश्चन और लिखा है, कह रहे हैं फाइंड आउट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट को मिलाने से जो वेक्टर बन रहा है, इन दोनों पॉइंट को मिलाने से जो वेक्टर बन रहा है उसके डायरेक्शन कोसाइन निकालने कह रहे हैं। फाइंड आउट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर बाय ज्वाइनिंग 1, 2, -3 एंड सेकंड वन इज -1, -2, 1, -1, -2, 1। क्या क्वेश्चन फिर से पढ़ दे रहे हैं, फाइंड आउट द डायरेक्शन कोसाइन
डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, फाइंड आउट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस। अब ये पॉइंट है ना, मतलब ये क्या है, पॉइंट का मतलब बताया हमने आपको, ओए है आपके पास ओडी है, बनाओ जरा ओए वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, ओडी माइनस आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। तो ए बी वेक्टर कैसे बनेगा, ए बी वेक्टर का मतलब ए बी वेक्टर ओ बी माइनस ओ ए से बनेगा, ये बनाना आपको बताया जा चुका है। वैल्यू बताओ आई माइनस 2j प्लस k, माइनस करेंगे माइनस का आई माइनस का 2j प्लस का 3k, कैलकुलेशन करेंगे माइनस 2i माइनस 4j और प्लस 4k, चेक करो माइनस 2i माइनस 2j माइनस 4k, ये हमारा वेक्टर बनके तैयार हो गया, माइनस 2i माइनस 2j प्लस 4k वेक्टर बन गया। अब इसके क्या पूछेंगे, डायरेक्शन कोसाइन, तो यहाँ लिखो DCS ऑफ AB L इज इक्वल टू I के कोफिशिएंट का कोफिशिएंट अपान अंडर रूट, भाई क्या फॉर्मूला होता है, x अपान मॉड ऑफ r, ये भाई r वेक्टर हो गया, इसी को r वेक्टर नाम दे दो, या ऐसे यहाँ लिख लिया, अगर फॉर्मूला लिखना चाहें तो x अपान या a1 अपान जो भी लिखना चाहें मॉड ऑफ r, ये तो फॉर्मूला होता है। x की वैल्यू कितनी देखो यहाँ पे, i का जो कोफिशिएंट x हो गया, भाई वेक्टर अगर ऐसे लिखा है xi प्लस yj प्लस zk के फॉर्मेट में, तो ये x हो गया अपान मॉड कितना आएगा, x की वैल्यू कितनी -2 अपान अंडर रूट, -2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 16 16 16 32 32 और 4 36, 32 4 36 यानी अंडर रूट 6 बाहर कर देगा, 36 से 6 बाहर आ जाएगा। ऐसे m इक्वल टू क्या आएगा, y अपान मॉड ऑफ r, y की वैल्यू कितनी देखो यहाँ पे -4 बटे r मतलब वही 4 16 16, क्या वैल्यू आ जाएगी -4 बटे 6, इसको काट के लिखेंगे -1 बटे 3, इसको काट के लिखेंगे -2 बटे 3, चेक करते जाइएगा। ऐसे n इक्वल टू कितना आएगा, n इक्वल टू z अपान मॉड ऑफ r, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 4 अपान अंडर रूट 4 प्लस 4 4 प्लस 16 प्लस 16 इक्वल कितना आएगा 4 बटे 6 बराबर 2 बटे 3, अब स्क्वायर करके चेक कर लेना, आंसर आ जाएगा ना कंप्लीट। तो चलिए सर, हम लोगों ने कहाँ तक पहुँचा लिया, डायरेक्शन कोसाइन की बात कर ली, अगले वीडियो में इसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू।